हाय फ्रेंड्स, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 50 सेट में सेट 18 दिया था, तो उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मानव शरीर में वसा ऊतक कहाँ जमा होती है? तो कहाँ जमा होती है? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। दूसरा है पीत की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? यकृत में। तीसरा है पीत कहाँ जमा होता है? तो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो किससे संबंधित बीमारी है? जिगर से। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स, 51 सेट शुरू करते हैं। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है ऑप्शन झुम्पा लाहिरी, दूसरा आर के नारायण, तीसरा के आर नारायण, चौथा है खुशवंत सिंह। तो इसके आंसर क्या होगा? झुम्पा लाहिरी। ये है उनकी पुस्तक द नेमसेक। ये विनर हैं पुलित्जर प्राइज के। नेक्स्ट बुक है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? पहला झुम्पा लाहिरी, आर के नारायण, के आर नारायण और खुशवंत सिंह। तो कौन है? आर के नारायण। ये उनकी बुक है द गाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? पहला परमादेश, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा व्यादेश और चौथा है निषेध। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। वो कौन कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। तो इसमें परमादेश आ गया, प्रतिषेध आ गया। कौन कौन नहीं है? तो सी नहीं है, व्यादेश नहीं है और चौथा है निषेध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन है ए 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका आंसर क्या होगा? कितना रीट जारी करता है? तो 5 बताए हैं कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? पहला है मागधी, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है पाली और चौथा है देवनागरी। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वह उसमें से जो शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में, तक्षशिला एवं लंघमान अभिलेख अरमाइक लिपि में, सरेकुन्ना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सभी लेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख, ये सब जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कब और किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? पहला 1810 हैरी स्मिथ, दूसरा 1787 जॉन टावर, तीसरा 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, चौथा है 1837 जेम्स प्रिशेप। तो इसका आंसर क्या होगा? कि सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिशप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थैलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिशप 1837। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध
शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा है कनिष्क। तो किसको कहा जाता था? तो मौर्य वंश का जो शासक अशोक था उसको जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता था। और अशोक ने ये प्रणाली कहाँ से ग्रहण की थी? तो जो ईरानी शासक थे उनसे ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? पहला है कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा है महाकश्यप उपाली, चौथा है सभाकर्णी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 236 ईस्वी वर्ष के बाद 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। इसमें अधिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ कर दिया गया था। इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगीति में स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक जो पाटलिपुत्र में, कनिष्क जो है चौथा बौद्ध संगीति था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो कौन नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, और क्या है? अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद क्या है? 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अनुच्छेद जो है 14 विधि के अनुसार समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 18 है वो भी सही है, सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 17, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक किस टाइप का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार है और चौथा धार्मिक अधिकार है। जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 के तहत तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार, ठीक है। 16 जो है वो अवसर की समानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। पहला है क्षारीय, दूसरा है लवणीय, तीसरा क्या है? अम्लीय, और चौथा क्या है? संतुलित। तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च क्षेत्रों की जो लेटराइट मृदा है वो अम्लीय प्रकार की होती है। लेटराइट मृदा का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुए निक्षालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों की, राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिले में मिलती है। तो कैसी है लेटराइट मृदा? तो अम्लीय। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो केरल में भी पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला है भारी वर्षा वाले प्रदेश में, दूसरा मरुस्थल में, तीसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में और चौथा है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेटराइट मृदा का निर्माण जो है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं
अल्मुनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती और समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई कंटूर प्लॉगिंग करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? समोच्च रेखीय जुताई। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य क्या पहला वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। दूसरा है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर जो है विकीर्ण हो जाता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णाक्रम या श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदें तथा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। इसी प्रकार जो है वर्षा के ठीक बाद बादलों में जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन होता है, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिनसे प्रकाश प्रक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसे वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष में होता है, गलत इसमें क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश। दूसरा है पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव। तीसरा आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग में लाल रंग। और चौथा है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में लाल प्रकाश। ठीक है, तो ये तो सही है कि जो बैंगनी रंग होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये भी सही है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है आकाश की ओर, जब ये अंदर है तो ये बाहर है लाल रंग, और ये क्या होगा? गलत होगा, तो इसमें ये सही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के अनुसार और इंद्रधनुष में होता है ये तीनों होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। आमतौर पर जो इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है, पर जल में किरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे तथा भीतरी लाल। इसे कौन सा इंद्रधनुष बोलेंगे? इसे द्वितीयक इंद्रधनुष बोलेंगे। ठीक है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, कि तांबा और जस्ता, टीन और जस्ता का, कि तांबा और टीन का, कि लोहा और जस्ता का? तो किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। इसमें तांबा कितना होता है? 88% होता है। और टीन कितना होता है? तो टीन होता है इसमें 12%। ठीक है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने, बर्तन बनाने में किया जाता है। आंसर क्या होगा? तांबा और टीन। नेक्स्ट है स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0,
तीसरा है 3.0 से 4.0 और चौथा है 4.0 से 6.0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.1 से 1.5। नेक्स्ट है धक्का सौ प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि, धक्का सौ मतलब शॉक एब्सॉर्बर्स, ठीक है। कह रहा है कि वो भंगुर नहीं होता, दूसरा इसकी प्रत्यास्थता कम होती है, तीसरा उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, चौथा उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो ये शॉक एब्सॉर्बर्स है, प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्था पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आती है, परंतु बल हटाने पर क्या होता है? अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यास्था अधिक होती है, तो इसलिए क्या बनाए जाते हैं? धक्का सौ जो है स्टील के बनाए जाते हैं। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की हैं। नॉन पॉइजनस, निराविषी मतलब क्या होता है? नॉन पॉइजनस। पहला है ऑप्शन क्रोमियम, दूसरा होता है स्वर्ण गोल्ड, तीसरा कैडमियम, चौथा है कोबाल्ट। तो प्रकृति में सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है और ये क्या है? नॉन पॉइजनस है, ठीक है। छिली हुई सब्जी को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है ए, दूसरा है सी, तीसरा है डी और चौथा है ई। तो मानव शरीर के लिए जो उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन है, जिसमें 4 में वर्षा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, और 9 जो है वह जल में घुलनशील है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C होते हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। तो गाइस सब्जी को धो जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि विटामिन निकलने के चक्कर में इसको धोइएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब तो केमिकल्स यूज होते हैं जो कि नहीं धोने पर अच्छे से निकल ही नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? पहला अंडे की जर्दी, दूसरा मछली का यकृत तेल, तीसरा कॉड मछली का यकृत तेल, चौथा है सिट्रस फल। तो इसका आंसर क्या होगा कि सिट्रस फल, ठीक है। इसमें जितना खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, संतरा, मौसम्मी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये विटामिन क्या करते हैं? मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? पहला स्कर्वी, दूसरा अंधापन, तीसरा बेरी, चौथा रक्तता। तो क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? अमीनो एसिड, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा एजेलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है जंप बॉल शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? किससे संबंधित है ये जंप बॉल? पर ऑप्शन है बेसबॉल, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है नेट बॉल और चौथा है सॉफ्ट बॉल, ठीक है। तो जंप बॉल जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो खेल के जगत में जो भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1991 से 92 में। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी कौन? विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। तो गाइज आज का क्वेश्चन है सेट 19 वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ हुई? तीसरा है IMF का मुख्यालय कहाँ है? चौथा है शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पांचवा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें एवं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।